फ्रेंड्स, आज नए लेसन के साथ और अब तक हम पहुंचे हैं, हमने मिल्टन को पढ़ लिया है और मिल्टन के बाद हमने प्रोज पढ़ लिया है 17वीं सेंचुरी तक। तो अभी जो है वीक में प्लान ये रहेगा कि एक लेक्चर लिटरेरी टर्म्स के ऊपर जाएगा, क्योंकि साथ में हमने लिटरेरी टर्म्स को भी कवर करना, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर दैट यू कैन फॉलो द बुक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. अब्राहम। मैं लिख देता हूं नाम, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स बाय M.H. अब्राहम। This is the book you can follow for literary terms. So today we are going to discuss some important terms which are very useful from examination point of view. The very first is elegy. शायद ही कोई ऐसा एग्जाम रहा होगा जिसमें कोई एक एलिजी पूछी ना गई हो। अब एलिजी होता क्या है? देखिए, जो ग्रीक लिटरेचर है या ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें एलिजी का मतलब है आ सॉन्ग और पोयम रिटन इन एलिजियाक नोट, ठीक है, यूजिंग पेंटामीटर and hexameter alternatingly. If we talk about Greek language and literature, this is the meaning of elegy, ठीक है। और उसके बाद होमरिक एलिजी वगैरह लिखी गई हैं। But later if we talk about English language, elegy means song or poem written on loss, ठीक है। It may be a death, especially death of someone. That poem is known as elegy. Elegy हम उसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें देखना क्या है कि हमने इंपॉर्टेंट एलिजीज कौन सी है। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है दूनोज एलिजीज। दोनों कौन है? एक जर्मन पोएट है, ये काफी फेमस रही है। यदि हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज की जो एलिजीज हैं, वहां हम शुरू करते हैं सीफेरर, वॉन्डरर, पर्ल, तीनों की तीनों एलिजी एंड द पोएट इज अनोनिमस। द पोएट इज अनोनिमस। तो तीन तो ये है। उसके बाद है बुक ऑफ डचेस, दो इट्स अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, इट्स अ लॉन्ग नरेटिव पोएम रिटन बाय चौसर। क्यों? क्योंकि जो ये है, ये जो हमारी डचेस हैं ब्लैंचे, उनकी डेथ के ऊपर लिखी गई है। उसमें यूलोजी और एलिजी दोनों एलिमेंट हैं। जब चौसर को पढ़ा तो हमने डिस्कस किया था। दो इट्स अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बट स्टिल इट डिपिक्ट्स और यू कैन से लेमेंट्स ऑन द डेथ ऑफ डचेस ब्लैंचे। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस टर्म एलिजी। तो इसको याद रखना है। अब इसके बाद स्पेंसर लिखते हैं एस्ट्रोफल। एस्ट्रोफल क्या? इट्स एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ
फिलिप सिडनी, फिलिप सिडनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, तो ये हमने याद रखना है। उसके बाद है एलिजी जो है टू माई सन रिटन बाय बेन जॉनसन। इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉनसन्स यंग सन। उनकी डेथ हो जाती है तो उस डेथ के ऊपर जो एलिजी लिखते हैं बेन जॉनसन टू माई सन, इट इज ऑल्सो अ फेमस एलिजी। ये भी जो है पेपर में कई बार पूछी जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि मैं एलिजी की बात करूं तो कुछ और एलिजीज हैं, जैसे अडोनिस है, रिटन बाय पीबी शैली ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ये बहुत फेमस रही है। लिसिडस बाय जॉन मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ क्या नाम उनका था, एडवर्ड जो रहे हैं वो उनके क्या थे, क्लासमेट थे। उसके बाद एडवर्ड के बाद यदि मैं बात करूं तो और काफ़ी सारी इसमें हैं। थिसिरस है, थिरसिस बाय आर्नोल्ड, ये आर्नोल्ड का लिखा हुआ है। दूसरा एक और है इन मेमोरियम ऑफ एच आर्थर हेलम, रिटन बाय टेनिसन ऑन द डेथ ऑफ हेलम। ये जो है क्लो, ऑन द डेथ ऑफ क्लो। तो ये आर्थर हेलम के ऊपर, ये क्लो के ऊपर, ये आर्नोल्ड का है, ये अल्फा लॉर्ड टेनिसन का है। इसके बाद एक और एलिजी जो पूछी जाती है, दैट इज W.H. Audens ऑन द डेथ ऑफ W.B. Yeats। ये है, और ये किसकी डेथ के ऊपर है, W.B. Yeats की ही डेथ के ऊपर लिखते हैं। क्रिश्चियन रोसेटीज बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है, इन्होंने भी लिखा है। एक रह गई जो बीच में छूट गई, जो इंपॉर्टेंट है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे। एक और है रिटन ऑन द डेथ ऑफ कैट। कैट के ऊपर जो एलिजी लिखा हुआ है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट बाय ग्रे ऑल्सो। तो ये कुछ एलिजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पुराना कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, एक एलिजी वो पक्का पूछता है, या तो ये पूछेगा किसका लिखा हुआ है, या ये पूछेगा किसकी डेथ के ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए, एलिजी के अलावा जो दो तीन और चीजें हैं, डायट्स,
ये क्या है? बेसिकली ये एलिजी का ही आप ये मान के चलिए एक एक्सटेंशन है, लेकिन ये एलिजी में और डायर्ज में डिफरेंस क्या है? इट इज शॉर्टर, छोटा है एलिजी से, लेस फॉर्मल है, और स्पेशली जो है एक सिंगिंग पर्पज के लिए सॉन्ग आप इसको बोलोगे, ये वाली क्वालिटी जो है डायर्स में रहती है। सेम वही एलिजियक नोट रहेगा, तो ठीक है ना। अब ये जो है इसको अल्टरनेटिवली एलिजी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है थनडी और मोनोडी, ये भी एलिजी के ही आगे मान के चलिए उसी के जैसे हैं, उसी की ब्रांचेज आप इसको बोल सकते हो। मोनोडी का मतलब है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, जिसमें लिसिडस रहता है, लिसिडस के जो है एग्जांपल्स वो रहेंगे। अब थनडी जो है ये भी जो है एलिजी का ही एक वो है, इसको एलिजी के साथ आप जोड़कर देख सकते हो और इसको जो है डायर्ज के साथ जोड़कर देख सकते हो। तो ये कुछ ब्रांचेज थी, कुछ अलग से पैरेलल था एलिजी के, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। एक और टर्म है एलिजी से ही रिलेटेड, दैट इज पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल एलिजी में क्या है कि इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ फेलो पोएट। दूसरा, लिखने वाला और जिसकी डेथ हुई है दोनों को प्रेजेंट किया जाता है सेफर्ड के रूप में। सेफर्ड्स, एक अपना फेलो पोएट जिसकी डेथ होती है उसके ऊपर जो एलिजी लिखी जाती है, लिखने वाले को जिसकी डेथ हुई है उसको भी सेफर्ड्स प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे जो एलिजी होती है उसको बोलते हैं पेस्टोरल एलिजी। उसको क्या बोलते हैं? पेस्टोरल एलिजी, ठीक है। इसमें आप अडोनिस को ले सकते हो, इसमें आप लिसिडस को ले सकते हो, और इसमें जो स्पेंसर का है, एस्ट्रोफल है, वो वाली जो कैटेगरी इसके अंडर आएंगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी एलिजी से रिलेटेड। इसके साथ जो टर्म है दैट इज यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब है प्रेज। जब हम पोयम लिखते हैं, किसके लिए पोयम लिखते हैं? किसी की प्रेज में लिखते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं यूलॉजी। किसी की प्रेज में लिखी गई जो पोयम है दैट इज रिटन इन यूलॉजी। जैसे कि हमने बुक ऑफ लेक्चर्स की बात की थी, वो एलिजी और यूलॉजी दोनों उसके अंदर कॉन्सेप्ट रहे थे, तो वो जो है क्या रहेगा आपका? एलिजी यूलॉजी रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ और टर्म्स हैं, दैट इज एपिग्राम। एपिग्राम क्या है? इट्स शॉर्ट, टर्स, witty and intelligent statement written in prose or verse। चाहे प्रोज में लिखा गया, वर्स में लिखा, बहुत छोटा विटी इसमें स्टेटमेंट रहता है, इंटेलिजेंट स्टेटमेंट रहता है, उसको बोलते हैं एपिग्राम। उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राम। जैसे अ डांसर कांट बी जज बाय इट्स डांस, इस तरीके के जो होते हैं इनको एपिग्राम बोलते हैं। तो ये एपिग्राम था जो हमने याद रखना है। देखिए इसका जो टर्म है वो किसने प्रपाउंड किया है, ये भी कई बार क्वेश्चन जो है बन जाता है, पूछ लेता है। तो ये जो टर्म है, मार्शल एक पोइट हुए हैं, मार्शल, ये रोमन पोइट हैं। इन्होंने क्या किया है? इस जोनर को प्रपाउंड किया। तो बेसिकली जो है एपिग्राम्स फेमस किसके रहे हैं? वो मार्शल, जो कि एक रोमन पोइट है। तो यहां से उसके बाद काफी सारे लोगों ने लिखा, जॉन डन ने लिखा,
जॉनसन है, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, उसके बाद मैथ्यू प्रायर, काफ़ी सारे लोगों ने जो है एपिग्राम ट्राई किए। और इस तरीके से हमें पता होना चाहिए व्हाट एपिग्राम इज। वैसे हमने एपिग्राम पहले भी डिस्कस किया था। अब एपिग्राम के बाद जो नेक्स्ट हमारा टर्म बनता है दैट इज एपिथेट, ठीक है ना। अब जो एपिथेट है, एपिथेट में क्या होता है, इट्स अ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन दैट शोज अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज एपिथेट। डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इसमें ना होमरिक एपिथेट्स काफी फेमस हैं। एक्यूलीज के लिए यूज करते हैं फ्लीट फुटेड, ये किसका क्वालिटी बताते हैं, एक्यूलीज का, ठीक है ना। इस तरीके से रहता है, फ्लीट फुटेड एक्यूलीज का बोलते हैं। इसमें एक बड़ा जो है फेमस है जो अलेक्जेंडर पोप यूज करते हैं अपना रेप ऑफ द लॉक में। सीजर्स जो होती हैं जिसके साथ बैरन बलिंडा की लोक काटता है तो उसके लिए यूज किया है ग्लिटरिंग परफेक्ट्स दैट इज यूज्ड इन रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। तो इसको भी जो है हम क्या किस कैटेगरी में डालेंगे, दैट इज ऑल्सो एपिथेट। तो ये वाला जो है ये हमने याद रखनी है कुछ चीजें। अब एक एपिफेनी, एपिफेनी का मतलब आप मैनिफेस्टेशन या किसी भी चीज को शो करना, रिप्रेजेंट करना, शो ऑफ करना। जब हम एक कोई पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तब हम उसको बोलते हैं एपिफेनी। एक्चुअली जो एपिफेनी है जिसमें जो बड़ा नाम लिया जाता है वो जेम्स जोइस का जो वर्क है दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ अ आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग मैन ऑफ एन आर्टिस्ट। वहाँ पर वो आर्टिस्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार जो ये मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, जो क्रिश्चियन बिलीफ है, जो क्रिश्चियन फेथ है, उसको हम किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं रीडर्स के सामने, दैट इज नोन एज एपिफेनी। अब उसके बाद है हम बात करते हैं नोवेल की। नोवेल का जो लिटरल मीनिंग है यदि हम चेक करें डिक्शनरी में तो इसका मतलब है, दो मतलब होते हैं, एक तो नया, न्यू, क्योंकि ये बिल्कुल नई टर्म है जो इंग्लिश में तो 18th सेंचुरी में आती है। नोवेला इटालियन वर्ड से निकल के आया है, तो इस तरीके से। अब नोवेल क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर फिक्शनल वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, दैट इज नोन एज नोवेल। रफली, बिल्कुल रफली अपने तरीके से इसको डिफाइन करें तो समझने के लिए। अब जो फिक्शन है, ठीक है ना, फिक्शन में हम यहाँ सिर्फ नोवेल और फिक्शन को ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। वैसे तो फिक्शन का मतलब तो दैट इज नॉट फैक्चुअल, उसमें तो ड्रामा भी आता है, पोइट्री भी आता है, लेकिन यहाँ पर फिक्शन हम जो है वो हम जो है सिनोनिमसली यूज कर रहे हैं नोवेल के लिए। अब देखिए नोवेल जो है, जो इंग्लिश में फर्स्ट नोवेल लिखा गया दैट वाज पमेला। कब लिखा गया? 1740 में लिखा गया।
किसने लिखा? रिचर्डसन ने लिखा, सैमुअल रिचर्डसन। ठीक है ना। लेकिन फादर ऑफ नोवेल इज हेनरी फील्डिंग। फादर ऑफ नोवेल किसको बोला जाता है? हेनरी फील्डिंग को। हेनरी फील्डिंग के कौन कौन से वर्क्स हैं? जिसमें जोसेफ एंड्रयू है, ये पमेला से रिलेशन रखता है, टॉम जोन्स है, ये इनका बड़ा वाक़ है टॉम जोन्स, जिसको कॉमिक एपिक इन प्रोज भी बोला गया है। कॉमिक एपिक इन प्रोज। जो एपिक वर्ड है दैट इज यूज्ड ओनली फॉर वर्स। जो वर्स का रहा है, लॉन्ग नरेटिव पोएम्स रही हैं, हीरोइक पोएम रही हैं, दे आर नोन एज एपिक। लेकिन यहाँ पर टॉम जोन्स के लिए यूज किया गया कॉमिक एपिक इन प्रोज। और कई बार जैसे लियो टोल्स्टॉय का वाक़ा वॉर एंड पीस, उसके लिए भी हम एपिक वर्ड यूज करते हैं। मोबी डिक है, अमेरिकन जो है नोवेल है मेलविल का, उसके लिए भी जो हम एपिक वर्ड यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ऐसे शुरुआत होती है इंग्लिश की नोवेल की। अब जब शुरू में नोवेल लिखे गए तो वो बेसिकली किस तरीके के नोवेल थे? एपिस्टलरी नोवेल। अब एपिस्टल का मतलब होता है लेटर, ठीक है ना। द नोवेल्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, तो दे आर कंसिडर्ड एज एपिस्टलरी नोवेल। और एक्सचेंज ऑफ लेटर्स भी आप इसको बोल सकते हो। अब इस कैटेगरी में कौन सा आता है? एक तो पमेला ही आता है, दूसरा अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये किसका वाक है? ये डिकन्स का, चार्ल्स डिकन्स का वाक है। और इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि जो टू सिटीज की बात हो रही है वो कौन कौन सी हैं? वो लंदन एंड पेरिस है। इसको बोला है एपिस्टलरी नोवेल। यदि वो आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि एपिस्टलरी नोवेल होता क्या है। एपिस्टलरी नोवेल के बाद ये शुरुआत की बात है तो आता है पिकास्क। पिकास्क नोवेल। अब पिकास जो है, पिकारो एक वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, और इसका मतलब होता है रोज। हिंदी में जिसको ठग वगैरह आप बोल सकते हो। यानी कि ये इस तरीके का इसका प्रोटैगनिस्ट रहता है। इस तरीके का प्रोटैगनिस्ट रहता है। और जो उसकी जर्नी है उसमें काफी सारे एडवेंचर्स वो करता है। अब इस तरीके का जो हमने देखा उसमें चाहे टॉम जोन्स रहा हो, जोसेफ एंड्रयू रहा हो, तो उन सब में हम ये चीजें देखते हैं इस तरीके के। लेकिन जो चाहे आप टॉम जोन्स का जो प्रोटैगनिस्ट है खुद टॉम जोन्स ही है, चाहे जोसेफ एंड्रयू में जोसेफ एंड्रयू या एडम पार्सन दोनों को ले सकते हो, वो जो है अनविलिंगली कई बार जो है ऐसे टास्क में एंगेजमेंट उनकी रहती है जिसमें वो ऐसा करना कई बार चाहते भी नहीं है, ज़बरदस्ती इस तरीके से हो जाता है। इलिसिट सेक्सुअल अफेयर्स, और उसमें एडवेंचर रहते हैं, फाइटिंग उनका रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं, और जो है किलिंग तक होती हैं, उसमें मर्डरिंग वगैरह होता है। तो वो आप नोवेल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो ये वाली जो क्वालिटी होती हैं उसको बोलते हैं पिकास्क नोवेल, जो इंग्लिश के शुरू के फेज में लिखा गया। एपिस्टलरी नोवेल और उसके बाद जो पिकास्क नोवेल है वो शुरू की शुरू जो रहा, इनिशियल स्टेज जो नोवेल का रहा है इंग्लिश में, जिसमें 4 हम पिलर्स बोलते हैं। उसमें आपके जो है वो रिचर्डसन रहेंगे, फील्डिंग रहेंगे, टोबियस स्मोलेट रहेंगे। तो इस तरीके से जो लोग रहे उनको 4 पिलर उनको बोलते हैं। वहाँ से इससे पहले भी जो है चाहे वो डेफो रहे हों,
डैनियल डेफो, चाहे उनका मोल फ्लैंडर रहा हो, रेक्सोना रहा हो, या रॉबिन्सन क्रूसो रहा हो जो 1719 में पब्लिश होता है, उनको प्रॉपर नोवेल तो नहीं माना गया है, तो उनमें भी इस तरीके की क्वालिटी हमें मिलती है। अब पिकास के बाद जो है हम तीसरा जो है एपिस्टलरी हो गया है रियलिस्टिक। जो रियलिस्टिक नोवेल है, कहने का मतलब है कि वो नोवेल जो हमें रियलिटी के करीब लेके जाए, ठीक है ना। एक तो टोटली आप बोल सकते हो जैसे रोमांटिक टाइप हो गया, रोमांटिक प्रोज हो गया, या टोटली इमेजिनेटिव है, यानी कि ठीक ऐसे नोवेल जो रियलिटी के काफ़ी करीब हो, जो सोशल इश्यूज के ऊपर बात करें, तो उन नोवेल्स को हम बोलेंगे रियलिटी के लिए रियलिज्म, जिसको बोलेंगे बेसिकली रियलिज्म। अब रियलिज्म जो है वो 19th सेंचुरी उसके बाद और शुरुआत में भी मोरलिटी और रियलिज्म का कॉन्सेप्ट रहता है। जब इनिशियल स्टेज होती है नॉवल की, मोरलिटी और रियलिज्म का कॉन्सेप्ट उसमें रिचर्डसन और जो हमारे हेनरी फील्डिंग है उनका काफ़ी रहता है। तो ऐसे नॉवल को हम बोलते हैं रियलिस्टिक नॉवल। क्या बोलते हैं? रियलिस्टिक नॉवल। अब रियलिस्टिक नॉवल के बाद एक नॉवल है दैट इज साइकोलॉजिकल नॉवल। अब देखिए 20th सेंचुरी तक जो नॉवल लिखे गए हैं वो नॉवल इवेंट्स बता रहे हैं, लाइफ के इवेंट्स, वो सोसाइटी का इम्पैक्ट वगैरह वो सारी चीज़ें रहती हैं। अब पहली बार क्या है इस तरीके के नॉवल लिखे गए जिसमें कैरेक्टर का उसका अपना इनर जो है, जो इनर वॉइस है, उसका जो इनर, आप ये मान के चलिए कि जो उसका अंदरूनी अपना जो इंटर कैरेक्टर है, उसकी अपनी सोच है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड थ्रू द नॉवेल्स एंड दोज नॉवेल्स आर नोन एज साइकोलॉजिकल नॉवल। जब साइकोलॉजिकल नॉवल शुरू होते हैं तो हम उसमें नाम लेते हैं हेनरी जेम्स का, वर्जीनिया वुल्फ, और इसमें D.H. लॉरेंस, काफ़ी सारे लोग हैं, इसमें कॉनरेड वगैरह का नाम लेते हैं। देखिए जो ये, और यहाँ पर एक जो टर्म आई थी उस टाइम पे, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजिकल नोवेल के साथ, और सबसे पहले साइकोलॉजिकल नोवेल में यदि किसी का नाम लेंगे तो वह जॉर्ज एलियट। मिल ऑन द फ्लोस या मिडल मार्च, कोई भी बड़ा वाक आप ले सकते हो। साइकोलॉजिकल नॉवल की बात करेंगे तो जॉर्ज एलियट से हम इसका बिगिनिंग मानते हैं। तो आगे चलकर ये ऑथर हुए, इनका कोई भी वाक आप उठा लीजिए, चाहे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हो या वर्जीनिया वुल्फ का मिसिस डैलोए हो, टू द लाइट हाउस हो, D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स हो, विमेन इन लव हो, कोई भी एक नॉवल उठा के आप देख सकते हो। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे साइकोलॉजिकल नॉवल। विलियम जेम्स जो थे वहां से टर्म निकल के आते, विलियम जेम्स से साइकोलॉजिकल नॉवल। अब साइकोलॉजिकल नॉवल के बाद कुछ और टर्म्स आई नॉवल में। एक टर्म होती है बिल्डंग्सरोमन। ये जर्मन टर्म है, इसका मतलब है नोवेल ऑफ फॉर्मेशन। इसमें ना इस तरीके के जो नोवेल हैं इनमें जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर का फॉर्मेशन शुरू से लेकर चाइल्डहुड से लेकर उसके मैच्योरिटी तक उसका फॉर्मेशन दिखाया जाता है। इसका यदि आप स्टडी करोगे तो इस तरीके का नोवेल जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, बाय डिकन्स, 1859 में पब्लिश होता है। यहां पर जो कैरेक्टर पिप है उसका फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है। पिप क्या है, किस तरीके से वो जो ग्रेगरी जो कि उनके ब्रदर इन लॉ है उसके पास आते हैं और वहां से उसको लंदन भेजा जाता है
एस्टेला और मिस हैविसम के साथ किस तरीके से बात होती है, और उसमें जो पिप का जो एम्बिशन है टू बी अ जेंटलमैन, तो ये पूरा का पूरा इनके जो कैरेक्टर का फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट है, दैट हैज बीन शोन बाय चार्ल्स डिकेंस एंड सच काइंड ऑफ द नॉवल इज नोन एज बिल्डन्स रोमन नॉवल। इसमें यदि आप इंडियन की बात करोगे, जो कुली है, कुली में जो मुन्नो कैरेक्टर है उसका डेवलपमेंट पूरा दिखाया गया है, और मिल ऑन द फ्लोस भी आप इसमें ले सकते हो जॉर्ज एलियट का। तो इस तरीके से और मोल फ्लैंडर भी आप डैनियल डेफो का फिक्शनल वाक है, मोल फ्लैंडर हुई जब प्रोस्टिट्यूट हैविंग सो मैनी सेक्सुअल अफेयर्स वगैरह वगैरह, और एक रोज भी होती है, चोर होती है, जिसका जो है किस तरीके से जर्नी एक प्रिजन से शुरू होती है वगैरह वगैरह, वो सारा डेवलपमेंट दिखाया गया है। तो ऐसे नोवेल को हम क्या बोलेंगे, बिल्डन्स रोमन नोवेल बोलेंगे। अब इसके बाद एक टर्म है गोथिक नोवेल। देखिए गोथिक जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये कहां से आया है, आर्किटेक्चर से आया है, यानी कि जो आर्किटेक्चर है उससे ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो है नोवेल यानी कि फिक्शन में आया है। इसमें रहता क्या है, एक घोस्टली कासल होता है और मिडल एज सेटिंग रहता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट रहता है, ये सारी क्वालिटी होती हैं। और जिस फिक्शनल वर्क में सारी क्वालिटीज हैं उसको क्या बोलेंगे, गोथिक नॉवल बोलेंगे, बेसिकली जो 19th सेंचुरी में लिखा गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं जिसमें हम गोथिक नॉवल की यदि बात करें तो वो हमारे रहेंगे, एक तो वाथिक है और एक मंक है, और जी इस कैटेगरी में वाथिक हो गया, कैसल ऑफ ओटेंटो है, ये सारे के सारे क्या है, गोथिक नॉवल है। कैसल ऑफ ओटेंटो है, मंक है, वाथिक है, और इसमें एक आध और आ सकता है कैटेगरी में। और एक वाक लिखा गया नॉर्थेंजर एबी, ये वाक लिखा जाता है जेन ऑस्टन से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, नॉर्थेंजर एबी इज अ पैरोडी ऑफ गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल का पैरोडी है नॉर्थेंजर एबी। वाक किसका है, जेन ऑस्टन का वाक है। तो इसमें विलियम बैकफोर्ड का वाथिक हमने बोला, मैथ्यू ग्रेगरिस का मंक हो गया, और एनी रेडक्लिफ का मिस्ट्रीज ऑफ वुडोल्फो, ये सॉरी वाथिक नहीं, इनका तो ये है मिस्ट्रीज ऑफ वुडोल्फो। कैसल ओटेंटो, यहां से शुरुआत इसकी मानी जाती है, कैसल ऑफ ओटेंटो से। तो ये सारे के सारे वर्क्स जो है ये क्या है, गोथिक नॉवल है, जिसमें गोथिक एलिमेंट रहता है। एक टर्म जो है दैट इज मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म, जो मैजिकल रियलिज्म है बेसिकली ये जर्मन पेंटर्स जो थे, सररियलिस्ट जो है जर्मन पेंटर ग्रुप जो था, बेसिकली उनके लिए यूज हुआ था। उसके बाद हमारे जो गैब्रियल गार्सा वगैरह रहे हैं नॉवलिस्ट, उनके नॉवेल्स में देखा गया है ये। अब ये मैजिकल रियलिज्म होता क्या है कि व्हेन अ नॉवलिस्ट प्रेजेंट्स द ऑर्डिनरी यू कैन से इवेंट्स इंसिडेंट्स ऑफ कॉमन लाइफ in a very dream like situation and with you can say a romantic element, ठीक है ना।
उसको हम बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल भी है, उसके साथ साथ में रियलिज्म का भी पुट है और उसमें जो है सुपरनैचुरलिज्म का भी पुट है, लेकिन वो इस तरीके से दिया गया है कि उसको हम अडॉप्ट कर लेते कि यस इट लुक्स लाइक रियलिज्म। तो ये इस तरीके के जो वाक्स लिखे गए हैं उनको हम बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म। और इस कैटेगरी में जाने पहचाने ऑथर का नाम लिखूं तो वो है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन। जो सिनाई वगैरह हैं। अब ये जो कैरेक्टर हैं उस रात जो बच्चे पैदा होते हैं दे आर नोन एज मिडनाइट चिल्ड्रन, उनको मिडनाइट चिल्ड्रन बोला गया है। इट्स अ बल्कि नोवेल, बुकर्स बुकर विनर नोवेल इट इज बाय सलमान रुश्दी। ये किस कैटेगरी के अंडर आता है? ये आता है मैजिकल रियलिज्म जो कैटेगरी है उसके अंडर आता है। एक है ग्राफिक नॉवल। जो ग्राफिक नॉवल है इसमें क्या ग्राफिक से अपने आप में चीज क्लियर हो रही है। जो कॉमिक बुक्स हैं जहां पर कार्टून्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, एनिमेटरी कार्टून्स होते हैं। अब देखिए बेसिकली ये जो है चाहे वर्स हो या प्रोज हो यानी कि फिक्शन हो, दोनों के लिए ही ग्राफिक जो है वो यूज होता है, लेकिन हम जो है बेसिकली नोवेल की यहाँ पर बात करें तो ऐसी जितनी भी बुक्स हैं जिसमें कार्टून्स के जरिए इस तरीके का रहा है, वो वर्स फॉर्म भी हो सकता है, प्रोज फॉर्म भी हो सकता है, शॉर्ट वर्क भी हो सकता है, नोवेल टाइप वर्क भी हो सकता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड टर्म ग्राफिक, ठीक है ना। जिसमें एवेंजर्स प्ले वगैरह इंपॉर्टेंट है, टैंक गर्ल इंपॉर्टेंट है, और कई सारे ऑथर जो हैं 1920 से जो है बेसिकली इसका फ्लो हम मानते हैं, तो आज के टाइम में भी काफ़ी पॉपुलर है, ये फिलहाल काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरीके के वर्क्स को हम बोलते हैं ग्राफिक नॉवल। जो बेसिकली इम्पोर्टेंट जॉनर्स थे नॉवल के, जो कैटेगरी थे वो हमने डिस्कस की। अब जो है एक हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन हर बार नेट में आता है, 2 भी आ जाते हैं, एक तो कहीं नहीं गया, वो हमारा है मीटर। जो पोइट्री में रिदम है, साउंड है, उसकी जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेडी बोलते हैं। तो मीट्रिकल जो यूनिट्स हैं वो प्रोसेडी के अंडर आती हैं। अब जब हम इसको देखते हैं तो बेसिकली इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है जो ग्रीक लैंग्वेज में यूज होता है वो है क्वांटिटेटिव, यानी कि जो नंबर से रिलेशन रखता है, क्वांटिटी से रिलेशन रखता है। ये किसके लिए है? ग्रीक के लिए। जो फ्रेंच है अब उसके लिए जो रहता है वो रहता है आपका सिलेबिक। क्या रहता है? सिलेबिक। कौन सा रहता है? वो रहता है सिलेबिक। उसके बाद जो जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन और इसके साथ ओल्ड इंग्लिश की जो लैंग्वेजेज रही हैं, ओल्ड लैंग्वेजेज रही हैं, उसमें रहता है एक्सेंटुअल। यहां पर सिलेबल कंसीडर होता है, यहां पर नंबर कंसीडर होता है, नंबर ऑफ सिलेबल। अब यहां पर एक्सेंट यानी कि स्ट्रेस, ठीक है। और जो 4th नंबर है बेसिकली जो इंग्लिश में फॉलो होता है उसमें क्या रहता है? उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें सिलेबल भी काउंट होता है, एक्सेंट भी। तो जो सिलेबिक प्लस एक्सेंटुअल, ये 4th कैटेगरी है, ठीक है। तो इंग्लिश का हम स्टडी करते हैं वो इसके अंडर आता है। लेकिन अभी तक क्रिटिक्स में ये डिबेट है कि इन चारों में से जो है मोस्ट रेलिवेंट या प्रोमिनेंट कौन सा है, इसका अभी डिबेट है। तो सभी यूज हो रहे हैं अपने अपने लैंग्वेजेज में,
अब देखिए हम यदि इंग्लिश की बात करें तो हम क्या करते हैं, फुट की स्टडी करते हैं, फुट। अब व्हाट इज फुट, मीट्रिकल यूनिट है जिसमें कम से कम एक स्ट्रेस्ड सिलेबल हो फॉलोड बाई वन एटलीस्ट और मोर देन वन लाइट सिलेबल्स। उसको हम फुट बोलते हैं। तो कम से कम इसमें 2 सिलेबल तो रहते ही हैं, कभी कभी 2 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन 2 सिलेबल होना जरूरी है। अब सिलेबल का मतलब क्या है, देखिए अभी यदि मैं कोई भी वर्ड लिख दूं यहां पर, जैसे इंग्लिश ही लिख दूं, अब यदि इसको आप ट्रांसक्राइब करोगे तो क्या होगा, इंग्लिश। अब इसको तोड़ें तो एक तो हो गया सिलेबल ये और दूसरा सिलेबल हो गया ये, तो इसमें कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए इंग्लिश, तो यहां पर स्ट्रेस जा रहा है, तो ये तो स्ट्रेस्ड रहेगा, ये अनस्ट्रेस्ड रहेगा। जिसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है उसको स्ट्रेस्ड बोलेंगे, जिसके ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा उसको लाइट सिलेबल बोलते हैं। तो ये जो कम से कम एक वोवल उसमें है, इस तरीके से जब सिगमेंटेशन करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन का, तब हम सिलेबल निकाल के लाते हैं, उसको सिलेबल बोलते हैं। फिर जैसे हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में आप तोड़ते हो ना चीजों को, तो इसी तरीके से हम इंग्लिश में भी तोड़ सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन, तो 5 इसके अंदर सिलेबल रहते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को तोड़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली 4 मीट्रिकल यूनिट हमारे पास हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। ऐसा कोई एग्जाम आज तक मैंने नहीं देखा जिसमें इनमें से कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो उसमें क्या रहता है, इयम्बिक। इयम्बिक का मतलब क्या है, इयम्बिक पेंटामीटर आपने सुना होगा, ब्लैंक वर्ड्स में जो यूज होता है। अब इसका मतलब है कि जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल इज नोन एज इयम्बिक। इस क्रॉस का मतलब है अनस्ट्रेस्ड, स्टिक का मतलब है स्ट्रेस्ड। ये अपना अपना तरीका है, कोई किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन इसका मीनिंग समझना जरूरी कि ये किसको डिनोट कर रहा है और ये किसको डिनोट कर रहा है। अब उसके बाद है एनापेस्ट। जो एनापेस्ट है उसमें क्या है, 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो ध्यान देना है, इसमें ये जो क्रॉस है ये अब डबल हो गया है, इसको हम बोलते हैं एनापेस्ट। क्या बोलते हैं, एनापेस्ट। यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है। तीसरा है ट्रोकैइक। जो ट्रोकैइक है, अब हमने इसमें उल्टा कर देना। इसमें क्या है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। अब यहां पर क्या हो जाएगा, शुरू में स्ट्रेस्ड और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड। 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, उसको क्या बोलेंगे, ट्रोकैइक। अब इसके बाद जो है डैक्टिलिक। इसको याद करने का तरीका क्या है, IATD, IATD। अब इसमें क्या है, 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। याद किस तरीके से करोगे, IATD, अनस्ट्रेस्ड शुरू में 1 फिर 2 फिर स्ट्रेस्ड 1 और फिर जो है फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, फिर 1 स्ट्रेस्ड 2 अनस्ट्रेस्ड। ये चारों में से हर बार एक क्वेश्चन आता है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो अच्छे से हमने चीजों को समझ लेना है। अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी आता है जिसमें उनके नाम रहते हैं। एक तो हो गया जैसे मोनोमीटर। मोनो का मतलब होता है 1, सिंगल, मोनोसिलेबिक भी बोलते हैं जिसको, जिसमें सिंगल सिलेबल हो। अब जैसे पेन, पेन क्या है, सिंगल सिलेबिक वर्ड है, तो उसको बोलेंगे मोनोसिलेबिक। अब जिसमें 1 फुट हो, ठीक है,
फिर डाईमीटर, डाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 फीट हो। फिर उसके बाद है ट्राईमीटर, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, जिसमें 3 हो। उसके बाद क्या होता है टेट्रा, टेट्रामीटर, टेट्रा का मतलब होता है 4। उसके बाद पेंटामीटर, पेंटामीटर का मतलब होता है 5। हेक्सामीटर 6। हेप्टामीटर 7। ऑक्टामीटर 8। पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो 80% तो जो पहले मैंने बताया IATD वहां से क्वेश्चन आता है, 20% यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनका भी पता होना चाहिए। हाँ, उसमें एक चीज रह गई जो आपने देख लेनी है, IATD के बाद 2 और टर्म्स हैं, वो जो है छूट गई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, छूटनी नहीं चाहिए। एक होता स्पॉन्डाइक, या इसको स्पॉन्डी भी बोल देते हैं, इसका मतलब है स्ट्रेस्ड, जिसमें दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड हो। और दूसरा है फिरिक, जिसमें क्या बोलते हैं आपका दोनों अनस्ट्रेस्ड हो, यानी कि, और इसमें ये 2 टर्म भी याद रखनी है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अब इसी सीरीज में एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, कैजुरा। कैजुरा का क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट स्मॉल पॉज इन अ पोइटिक लाइन। बस आपसे यही पूछेगा कि कैजुरा होता क्या है। एक पोइटिक लाइन में एक जो पोज होता है, छोटा सा जो पोज होता है, बहुत छोटा पोज, दैट इज नोन एज कैजुरा। उसको क्या बोलते हैं? कैजुरा बोलते हैं। एक क्वेश्चन शायद इस बार भी आया था, स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम प्रोपाउंड किसने की? G.M. हॉपकिंस। G.M. हॉपकिंस, G.M. हॉपकिंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो स्प्रंग रिदम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एसोसिएटेड विद G.M. हॉपकिंस। ये क्या है? इसका होता क्या है? स्ट्रॉन्ग सिलेबल होता है इसमें। कई बार क्या है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सिलेबल होता है, होता नहीं है बाकी। और कई बार क्या है, ये फॉलो करता है किसको? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले वाला चाहे वो इएम्बिक हो, एनापेस्टिक हो, चाहे उसके बाद ट्रोकोइक हो, चाहे उसके बाद आपका डक्टिलिक हो, स्पॉन्डाइक हो, ट्रोकी हो, कोई भी हो, उसमें क्या रहता था? फिरिक हो, तो उसमें क्या रहता था कि आपका एक वहां पर एक रिदम है, इतना स्ट्रेस्ड रहेगा, इतना अनस्ट्रेस्ड रहेगा। जब ये कॉम्बिनेशन नहीं रहता है तो ऐसी पोएम का जो मीट्रिकल यूनिट यूज की, वो यूज की G.M. हॉपकिंस, और उसको बोलता है स्प्रंग रिदम। क्या बोला गया? स्प्रंग रिदम। इट इज एसोसिएटेड विद G.M. हॉपकिंस। हॉपकिंस का जो वर्क्स हैं वो सारे के सारे उनकी लाइफ के भी काफी सालों के बाद, करीबन 40-50 ईयर्स के बाद पब्लिश होते हैं। उसके बाद ही ये लाइमलाइट में आते हैं कि G.M. हॉपकिंस कुछ नया करके गए हैं लिटरेचर में। उसके बाद 2 और कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, इसमें एक पोइटिक जस्टिस है, पहले भी मैंने बताया था। पोइटिक जस्टिस का मतलब है जहां पर एक विलेन शुड बी पेनलाइज एंड हीरो शुड बी रिवॉर्डेड। लेकिन शेक्सपियर के प्ले में पोइटिक जस्टिस नहीं मिलता। यही क्वेश्चन बहुत बार आया है, और पहले जब लिखने वाला होता था उस टाइम इसके ऊपर नोट लिखना आता था, वो डू यू मीन बाय पोइटिक जस्टिस। शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज हैं उसमें विलन सर्वाइव करते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट रहते हैं, हीरो रहते हैं, वो उसकी सबकी डेथ हो जाती है, तो इसको पोइटिक जस्टिस बोलते हैं। दूसरा पोइटिक लाइसेंस।
अब पोइटिक लाइसेंस जो है, जो पोइट है वो फ्री है यहाँ पर, वो जो ग्रामेटिक रूल है उनको डिविएट कर सकता है और कोइनेज ऑफ नोवेल वर्ड्स, नए वर्ड भी बनाता है, ठीक है ना, अपने जो है नए वर्ड्स भी बनाता है। इसको एक, इसके साथ एक और टर्म है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म क्या होता है, ये शेक्सपियर में आपको मिलेगा। जब हम किसी एक हिस्टोरिकल फिगर को उठाते हैं, किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को उठा लेते हैं, लेकिन उसको ऐसी जगह पर फिट करते हैं जहां पर उसका कॉन्टेक्स्ट उसके साथ मैच नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल भी जो है आप कुछ जो कॉमेडीज वगैरह होती है उसमें क्या देखते हैं, गॉड गॉडेसेस को आप मोबाइल फोन यूज करता देखेंगे, उनके कॉस्ट्यूम जो आप देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम उनका जो रियल का जो कॉन्टेक्स्ट है उससे उठाकर किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में फिट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर जो सीजर को जब यूज करते हैं तो उसके जो है स्ट्राइक जो घड़ी है वो दिखाते हैं, उस टाइम में ऐसा नहीं था। काफी सारे इस तरीके के कैरेक्टर रहते हैं। उसका कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम वो इंग्लिश जो कल्चर है उसके हिसाब से दिखाते हैं अपने प्लेज में। इट मीन्स दैट कि ही इज, यू कैन से क्या उसको आप बोलोगे, डिरेल करते हैं, उसके जो उसका कॉन्टेक्स्ट था उससे उठा के उसको किसी नए कॉन्टेक्स्ट में फिट करते हैं। दैट इज नोन एज एनाक्रोनिज्म, जो शेक्सपियर के प्लेज वगैरह में इस तरीके से मिलता है। तो ये आज हमने कुछ 5, 7, 8, 10 टर्म जो है डिस्कस की हैं, और जैसा कि मैंने बताया अभी वीक में एक हम लेक्चर इस तरीके से रखेंगे जिसमें हम 8-10 टर्म्स डिस्कस कर लिया करेंगे और वही टर्म्स डिस्कस करेंगे जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।